देश किसानों को सैल्यूट तो करता है, पर क्या उनकी इनकम सैल्यूट करने योग्य बनाई गई है? तंबाकू बेचने वाला प्राउडली कहता है मेरा पान का दुकान है, लेकिन 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला 12 करोड़ किसान सीना ठोक कर नहीं कहता कि मैं किसान हूँ। उनको राहत दी जा रही है, क्या वो असल में उनके लिए राहत होती है? मुआवजा किस चीज़ की दे रही हैं आप मुझे? मेरी इस खेती की ज़मीन का अधिग्रहण करके आप इंडस्ट्रीज़ को दे रही हैं जिसमें वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और चंद सिक्के आप मुझे दे रही हैं तो भीख का लाएगी। ये राहत का तमगा और ये मुआवजे की ढकोसला बंद होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे हमारा AQI बढ़ता है तो सीधा सीधा जो उसका जो ठीकरा है वो फोड़ दिया जाता है फार्मर्स के ऊपर। घर का जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे कमजोर होता है, उसको सबकी डांट सुननी पड़ती है। 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जिसे हम E20 फ्यूल कहते हैं। वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ये Okay. फैक्ट है। हमें आज के डेट में बोला जाता है कि वो ऑर्गेनिक फार्म से आया हुआ है। क्या हमारा समाज ऑर्गेनिक चीज़ों को पे करने के लिए तैयार है? कोई भी किसान शौक से जर्म वाली खेती नहीं कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। मेरा देश कृषि प्रधान था। उस दिन हमारे देश की GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 52% था। शायद हज़ारों लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं किताबी बातें कर रहा हूँ। जब तक मैं खुद ही व्यापारी नहीं बनूंगा, मेरा किसान क्या खाक व्यापारी बनेगा? इंडस्ट्रीज वहाँ लगा दोगे तो खाओगे क्या? आंकड़े कहते हैं कि 2050 तक जो हम फार्म लैंड हैं, जो खेती योग्य जमीन है, वो आधी हो जाएंगी। आज के डेट में फार्मर्स के ही बच्चे फार्मिंग नहीं करना चाह रहे हैं। कोई भी आदमी टूटता तभी जो उसको मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। बस्तर का जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मिलेट मिशन के लिए आपकी एक परफेक्ट जगह हो सकती है। एक देश जो रोटी पर चलता है वो सेफ कैसे हो सकता है जब तक उसका उगाने वाला ही सेफ नहीं है? शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। उनका मतलब साफ था, भारत के जवान और भारत के किसान दोनों हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वाजपेयी जी ने कहा, जय विज्ञान। उनका तात्पर्य ये था, फार्मर प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल्स टू फ्यूचर इंडिया। आज 2025 में भारत डिजिटल इंडिया, AI इंडिया, EV इंडिया सब है, पर एक सिंपल सवाल, क्या भारत ने अपने फार्मर्स को अपग्रेड किया या फिर स्लोगन्स ही अपडेट होते रहे? उसके पास वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो नॉलेज या वो सपोर्ट सिस्टम है जिससे वो अपना जीवन मॉडर्न बना सकता है? आज का किसान सुबह 4 बजे उठता है, पूरी जिंदगी मिट्टी में गुजार देता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कर्ज, सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा डिप्रेशन वही झेलता है। और हम जिस प्लेट में रोटी खाते हैं, अक्सर उसे हम बाहर कर बैठते हैं बिना ये सोचे कि उस प्लेट में जो रोटी, चावल और सब्जी आ रही है वो किसी किसान का जिंदगी का हिस्सा था। आज का एपिसोड सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक अवेकनिंग कॉल भी है। और इस अवेकनिंग कॉल के बीच हमारे साथ स्टूडियो में आज एक व्यक्ति हैं जिन्हें मैं फार्मर नहीं, एक एग्रीकल्चर वॉरियर कहूँगी। जी हाँ, वो अंबिकापुर से ताल्लुक़ रखते हैं और खुद खेती करके अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं और साथ में हज़ारों किसानों की ज़िंदगी बदलने के लिए एक मिशन चलाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SN तिवारी जी, जो रुद्र एग्री जेनेटिक्स के फाउंडर हैं, मॉडर्न फार्मिंग के ट्रेनर हैं और वो इंडिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो ग्राउंड रियलिटी में उतरकर किसानों को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर SN तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NMD लाइव पर। थैंक यू मैम, आपने तो मेरी आज की टास्क को बहुत आसान कर दिया है। आपने बहुत बुनियादी चीज़ों से बातों को शुरू किया है। आपने बात की रोटी से जी। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने बचपन से एक चीज़ें सुनते आया है हम लोगों ने
कि किसी भी इंसान की 3 ज़रूरतें होती हैं, पहली रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। और कहने वाले ने भी क्या कमाल की बातें कही हैं, बिल्कुल। पहला सीक्वेंस ही रोटी रखा है। हाँ, क्योंकि कपड़े और मकान के बगैर तो शायद हमारी अस्तित्व हो सकती है, लेकिन रोटी के बगैर नहीं। बिल्कुल सही बात। फिर आपने एक चीज़ ये कहा कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान। और कमाल की चीज़ें हैं ना कि जिस देश में हर आधे घंटे में, ये मेरी आंकड़े नहीं है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की आंकड़े हैं, कि हर आधे घंटे में किसान सुसाइड करता हो, फिर उस देश में किसानों की जय कैसी होगी। और जिस देश में पर डे हम जहर के रूप में 0.236 ग्राम यूरिया हर बच्चा खा रहा है, उस देश का जवान की जय कैसे हो सकती है? वो तो जवानी से पहले ही बूढ़े हो चले। करेक्ट। फिर आपने श्रद्धेय वाजपेयी साहब की बात कही, विज्ञान की। तो सच कहूं तो जय जवान और जय विज्ञान आज के इस दौर में तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हम खेती के अंदर विज्ञान को नहीं लेकर आते हैं और विज्ञान का उपयोग किसानों की जय और जवानों की जय के लिए नहीं करते। सो आपने मेरा पेज डेस्क बहुत आसान कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद HLD की टीम को। थैंक यू सर। आगे चलते हैं। जी मैम। आज का तीखा और कड़वा सवाल सबसे पहले ही मैं करना चाहती हूँ। देश किसानों को सैल्यूट तो करता है, पर क्या उनकी इनकम सैल्यूट करने योग्य बनाई गई है? मैम यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिन किसानों की आप बात कर रही हैं। हमारे देश में 2 तरह के किसान हैं। एक किसान वो है जो कम मेहनत से एक बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और एक किसान वो है जो महज 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता आया है। मतलब फार्मर्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में 2 कैटेगरी में है। हालांकि ये संख्या बहुत ही अटपटा है, लगभग 98% लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और 2% लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी हम लोग हमेशा सुनते आए हैं। जी। अब रहा सवाल है कि देश किसानों को सैल्यूट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम लोग अमूमन शादी ब्याह में जाते हैं या कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो रोड किनारे साइकिल का पंचर लगाने वाला बड़ा प्राउडली कहता है कि मेरे साइकिल की दुकान है। चौक चौराहों पे गुटखा बेचने वाला, जहर बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला प्राउडली कहता है मेरा पान का दुकान है। लेकिन 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला 12 करोड़ किसान सीना ठोक कर नहीं कहता कि मैं किसान हूं। और उसका कारण है मैम, क्योंकि हमारे देश में फार्मिंग को प्रोफेशन लिया ही नहीं जाता, और अगर कोई गलती से कह दिया मैं किसान हूं तो उसको ऐसा देखा जाता है जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं। आज के इस बदलती दौड़ में जहां लोगों के पास फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली लॉयर हैं, फैमिली ब्यूटिशियन हैं, हर चीज फैमिली का है लोगों का, लेकिन फैमिली जिम ट्रेनर हैं, फैमिली योगा ट्रेनर हैं, लेकिन मेरा सवाल है कितने लोगों के पास फैमिली फार्मा है? 2 वक्त की निवाला आप खा रही हैं। हर आदमी कहता है कि मुझे ऑर्गेनिक खाना है, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे जो भी चीज़ें खाना है ऑर्गेनिक खाना है, हेल्दी खाना है ना? आपने फैमिली डॉक्टर हायर कर लिया, लेकिन उस फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े इसके लिए क्या आपने कभी एक फैमिली फार्मर हायर किया हुआ है? तो 2 कैटेगरी है और दोनों पे मुझे लगता है कि अगर मैं डिबेट करूं तो ये और आपसे बातें करूं तो लगभग 2-3 घंटे की पॉडकास्ट आपकी इसी में चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल आता है कि हमेशा हम बात करते हैं कि किसानों के लिए मुआवजा दिया जा रहा है, उनको राहत दी जा रही है। क्या वो असल में उनके लिए राहत होती है या उन तक पहुंचती भी है? हम पहुंचते भी होगी तो इससे फर्क क्या पड़ता है? मुआवजा किस चीज़ की दे रही हैं आप मुझे? मेरी इस खेती की ज़मीन का अधिग्रहण करके आप इंडस्ट्रीज को दे रही हैं जिसमें वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और चंद सिक्के आप मुझे दे रही हैं, तो भीख कहलाएगी। इसे मुआवजा किसे कहते हैं? दूसरी सवाल राहत की बात करते हैं। फार्मरों का आज भी हमारे यहाँ मौसम आधारित फसल बीमा की योजना लागू नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान अपनी जीवन भर की कमाई खेतों में लगा देता है और एंड ऑफ द डे मौसम की मार की वजह से जब उसको नुकसान होती है तो उसके नाम पे 2000, 3000, 4000 रुपए की मुआवजा का वितरण करना ये किसानों के साथ कहीं ना कहीं मजाक है।
और हम कह रहे हैं कि आप किसानों को राहत ना दें, सर आप किसानों को मुआवजा ना दें। जो अनयूटिलाइज पड़ी लैंड है ना, उसको सरकार की बहुत सारी योजना है। आप महिला स्व सहायता समूह बनाया हुआ है, आपने आपने एफपीओ बनाया हुआ है, आपने एफपीसी बनाया हुआ है, आप इनको दें। और अनयूटिलाइज लैंड जो आज कहीं ना कहीं ऐसी पड़ी हैं जिसपे लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जिसपे लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, कम से कम उसमें खेती का सस्टेनेबल मॉडल अपनाएं और किसानों के आजीविका के साधन को बढ़ाएं। दूसरी चीजें मैं कहना चाहूँगा कि किसानों को उनके एरिया के जियो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दें कि कौन सी एरिया में किस चीज़ की खेती बहुत अच्छी हो सकती है जिससे उनकी आमदनी बढ़े। ये राहत का तमगा और ये मुआवजे के ढकोसला बंद होनी चाहिए। आप एक चीज़ बताइए मैम, आज हमारे देश के 140 करोड़ जनता है, लगभग 80-90 करोड़ जनता को हमारे सरकार ने 5 किलो राशन की योजना चला रखी है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 31 रुपए केजी धान खरीद रहे हैं। बिल्कुल आप सही। धान, और इस पे सबसे ज्यादा राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आप 31 रुपए किलो धान खरीदते हैं, फिर आप इसको राइस मिलर को मिलिंग के लिए देते हैं, उसके लिए आप कमीशन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन का चार्ज देते हैं, लेबर कॉस्ट ऑकर्ड होता है, वापस ये एफसीआई गोडाउन को आती है, वापस एफसीआई गोडाउन में आती है, फिर यहाँ से आप उसको ट्रांसपोर्ट करके पीडीएस सिस्टम को भेजते हैं और वहाँ 1 रुपए में चावल देते हैं। आप 31 रुपए में धान खरीद रहे हैं, 1 रुपए में चावल खरीद रहे हैं। आप ये जो सहायता देना चाह रहे हैं, ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसी किसान के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी की राशि उनको ट्रांसफर कर दे जो नीडफुल पर्सन है। आपकी पीडीएस की कमीशन बच जाएगी, आपके राइस मिलर की कमीशन बच जाएगी, और एंड ऑफ द डे जो रियल बेनिफिशियरी है उसको शायद रियल टर्म्स में जो बेनिफिट मिलना हो वो मिल जाए। तो ये सब चीजें प्रपंच हैं। मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि ये प्रपंच है। अगर आज किसानों को जरूरत है सही, तो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, जो शायद उनके लिए रोजगार मूलक हों, जो उनके शायद इनकम को बढ़ा सके, उनके बारे में उनको जागरूक करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको क्लाइमेट आधारित जो फसल बीमा है उसको सुचारू रूप से लागू करना, ताकि 100% किसान इस फसल बीमा का लाभ उठा सके। ये शायद कुछ जरूरी स्टेप्स होंगे जो शायद हमारे किसानों को बहुत हद तक राहत दे सकती है। जैसे आपने योजनाओं की बात करी, कुछ ऐसी 5 योजनाएं आप बता दीजिए, या ऐसी कुछ योजनाएं आप बताइए जो आज के फार्मर्स को शायद पता नहीं है, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। मैम देखिए, मैं 5 नहीं 500 योजनाओं के नाम ले सकता हूँ, और मुद्दा ये नहीं है कि उन्हें पता है या नहीं, मुद्दा ये है कि क्या उसका क्रियान्वयन सही हो रही है। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा पॉली हाउस फार्मिंग के लिए 50% तक के अनुदान पूरे भारत में दी जा रही है। फ्रूट फार्मिंग के लिए जो टीएसपी एरिया हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसमें 50% की सब्सिडी राशि दी जा रही है। जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पे 40% की सब्सिडी राशि दी जा रही है। सेफ्रॉन मशरूम कल्टीवेशन के लिए 40% की सब्सिडी राहत दी जा रही है। कोल्ड स्टोरेज के लिए सेंट्रल स्टेट दोनों 35% की सब्सिडी दे रही हैं। हर कस्बे में, हर जिले में बिहान महिला स्व सहायता समूह की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें महिलाएं बहुत अच्छा उत्पाद बना रही हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद बना रही हैं। कहीं चावल बना रही हैं, कहीं रागी का से कुकीज़ बना रही हैं, उनके लिए लड्डू बना रही हैं, या रागी का आटा बना रही है जो मिलेट मिशन के लिए बहुत बड़ा चीज़ें हैं। कहीं पे मसालों की बहुत अच्छा वो मसालाएं तैयार कर रही हैं, कहीं अचार बना रही हैं। वन विभाग के द्वारा जगह जगह पे करौंदे का अचार हो गया, आम की अचार हो गई, कुछ जगहों पे पल्प निर्माण की काम किया जा रहा है। ऐसे तमाम योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन क्या एक सस्टेनेबल मॉडल के थ्रू इनकी मार्केटिंग हो पा रही है? मैम मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अचार आपको पसंद है? कौन कौन सा अचार पसंद है? आम का। आम का। आप कहाँ से खरीदती है? बाजार से। बाजार से। और बाजार में जो आती है आम की अचार, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस कॉर्पोरेट घराने से आ रही है ना? जी। और उनकी जो मेकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ उसमें प्रिजर्व करने के लिए मिला रहे हैं 100%। क्या आप नहीं चाहते कि आपको कोई महिला घर पे अचार बनाए और आप उस अचार को खरीदें? बिल्कुल। आप चाहती हैं, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको मिल नहीं पा रही। और जो महिलाएं इसको बना रही हैं वो बेच नहीं पा रही। क्या आप अपने यहाँ मल्टीग्रेन आटा नहीं खाना चाहती? बिल्कुल। आप इसलिए नहीं खाती क्योंकि बाजार में काफ़ी महंगे मिलते हैं, और आपको शायद उनकी वो जिन्युइन है कि नहीं इसको लेकर भी शक है।
और जो इनको बना रही हैं उनके पास मार्केट नहीं है। क्या आप नहीं चाहती कि आपके यहाँ जो आप घी यूज़ करती है वो शुद्ध घी हो? देखो आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो शुद्ध घी बेचने वाली महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, वो 500 साढ़े 500 रुपए में भी उनको बड़ी मुश्किल से ग्राहक मिलते हैं। मैं रूरल एरियाज में जाता हूँ और देखता हूँ कि 500 साढ़े 500 600 रुपए में बड़ी मुश्किल से वो अपनी घी बेच पा रहे हैं, अच्छी ओरिजिनल घी को। और मैं शहरों में उन परिवारों को भी जानता हूँ जो 2000 रुपये 2500 रुपये भी घी के लिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको देसी ओरिजिनल देसी घी नहीं मिल पा रहा है। हम सब के घर में तेल यूज होता है मैडम। अब मेरा सवाल ये है कि 3 केजी के सरसों में 1 लीटर तेल निकलता करेक्ट करेक्ट है, राइट? और 3 किलो सरसों का दाम ही होता है 210 रुपए, है ना? फिर उससे निकलेगा 1 लीटर तेल, है ना? तो तेल की कीमत हो गई 210 रुपए, प्लस उसकी पैकिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था करना। और तेल मिल रही है हमारे यहाँ 180 रुपये 200 रुपये लीटर, और हम कह रहे हैं शुद्ध सरसों घानी का तेल। है? हमने डालडा खाते खाते घी का स्वाद हम सब भूल गए हैं। और हमें तेल कौन सा खाना चाहिए, है ना, जिसको कोल्हू का तेल कहा जाता है। वुड प्रेस या हाँ जी, गोल्ड प्रेस, है ना? हाँ। अब आप उसको खाना चाहती हैं लेकिन आपके पास मार्केट नहीं है। और मैं उन लोगों को जानता हूँ जो कोल्ड प्रेस तेल निकालते हैं, वो 200 रुपये लीटर बेच रहे हैं, लेकिन उनका तेल बिक नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से योजनाएं बहुत अच्छी बनाई है, आपकी प्लान बहुत अच्छी है, बट व्हाट अबाउट द एक्शन? आपने जो एग्जीक्यूशन किया है वो कितना सस्टेनेबल है? क्या उसका रियल बेनिफिट लोगों को मिल रही है? तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आई एम नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ रुद्रा एग्रीजेनेटिक्स, आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ देसी रूट्स। एक मेरी कंपनी है देसी रूट्स, जिसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ अभी, कि अगर हमारे क्षेत्र के कोई भी महिला स्वयं सहायता समूह या कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई एफपीओ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, और उसकी मार्केटिंग करना चाहता है, तो देसी रूट का प्लेटफॉर्म उनको एक्सेस देता है कि वो अपनी मार्केट को न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी देसी रूट के माध्यम से बेच सकते हैं। वो हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम उनकी क्वालिटी को इंश्योर करेगी, और देन आफ्टर जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस होगा विल हेल्प आउट देम कि उनको सर्टिफिकेशंस मिले और हम उसकी एक बेटर मार्केटिंग कर सकें, ताकि जेन्युइन बायर को जेन्युइन प्रोडक्ट मिल पाए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज का एक लड़का यूट्यूब से 10,000 रुपए कमा लेता है, लेकिन वहीं एक फार्मर जो है वो 5 एकड़ लैंड होने के बावजूद वो 10 कार्बन क्रेडिट नहीं कमा सकता। मैम बात सिर्फ ये नहीं है कि 5 एकड़ जमीन किसी का है और 10 कार्बन क्रेडिट कमा सकता है कि नहीं, बहुत छोटी सी बात है। कार्बन क्रेडिट पे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहली चीज़ है, मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट आए हुए हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट चलते भी रहते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ें कहता हूँ कि अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और आप चाहते हैं कि आप 20 लाख रुपए कमा लें, तो बहुत आसान है। आपको एग्रीकल्चर की चीज़ों को समझना होगा। एक टर्मिनोलॉजी आती है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर। सीधी सीधी शब्दों में कहूँ तो जो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती का मॉडल क्या होता था कि एक तरफ हम थोड़ा सा डेयरी खोल लिए, एक तरफ हम फिशरी कर रहे हैं, एक तरफ हमारी एग्रीकल्चर का फार्म है। एक्चुअली ऑर्गेनिक बोलते हैं आज के। नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, डिफरेंट है। ऑर्गेनिक इज अ डिफरेंट थिंग, ये अलग। अच्छा, तो इस पे भी थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा। श्योर, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। तो होता था क्या कि जो पशुओं के वेस्ट होते थे वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और फिशरी में काम आ जाते थे। एग्री का जो वेस्ट होता था पशुओं के चारा के रूप में हो जाता था, पानी जो होती थी सिंचाई के रूप में काम आ जाती है। ये एक पार्ट है, लेकिन इसी की तरफ दूसरा पार्ट है कि अगर मैं पर्माकल्चर करता हूँ, बाउंड्रीज पे हम बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, जो इमरती पेड़ हैं, तो इमरती पेड़ लगा दिए, बीच में हम कुछ कटेली झाड़ियाँ वाला, जैसे कि हमारा करौंदा हो गया या एप्पल बेर हो गया, वो लगा दिए, तो एक इनकम जनरेट हो गई। 16-16 फीट, 20-20 फीट, 25-25 फीट पे हमने कुछ फलदार वृक्ष लगा दिए, तो वो एक अलग इनकम हो जाएगा। और उसके बीच में इंटर क्रॉपिंग के रूप में हम वेजिटेबल्स का, सीरियल क्रॉप का, या जो हमारे फील्ड क्रॉप है उसका प्रोडक्शन लें। उसमें भी अपन मल्टी लेयर, जैसे कि मल्टी लेयर फार्मिंग को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग घर बनाते थे, अब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, है ना।
डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और एक एक 2 BHK 3 BHK लोगों को मिलती है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को भी एग्रीकल्चर के अंदर लाया जा सकता है। सेकंड आपका क्वेश्चन था कार्बन क्रेडिट। मैं तो बड़ा सॉफ्ट हूँ इससे, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। शायद पहली बार किसी ने मेरे सामने कार्बन क्रेडिट्स का नाम बिल्कुल, लिया मैं हुआ है। चाहती भी हूँ कि इस पे हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करें कि कार्बन क्रेडिट लोगों को अभी पता ही नहीं है। 99.999% लोगों को कार्बन क्रेडिट नहीं पता है। तो आज इस मंच के माध्यम से आप Sure, ये सारा sure, डिटेल मैं हमें कोशिश दीजिए करूंगा। और जितना हो सके इजी स्टेप्स में समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कार्बन क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है। 1997 के अंदर पूरे विश्व ने जब देखा कि ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं क्लाइमेट के अंदर, और क्लाइमेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है ड्यू टू इंडस्ट्रीज या फिर जो प्रॉपर एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसका ऑर्गेनिक तरीके से जब हम उसको डिकम्पोज ना करके उसको जलाने वगैरह लगे, जैसे पराली वगैरह को जलाने लगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ने लगी। अब यहाँ पे सबको चिंता हुई कि आने वाले समय में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो पृथ्वी पर लोगों के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। तो उस चीज को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेशन चालू किया। कार्बन क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री, कोई आदमी अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को कम प्रोड्यूस करता है, उसके उत्सर्जन को रोक देता, तो उसको 1 स्कोर मिलता है। 2005 में इस पे कुछ पॉलिसीज बनी और इसको वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करने की सलाह दी गई। इंडस्ट्रीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बने कि भाई आपको इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करना है, इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि अगर किसान या कोई इंसान पेड़ पौधे लगा के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर दे, या जो पराली वगैरह है उनकी वेस्ट उसको दोना पत्तल बनाने में या कोई ऐसे चीज़ों में यूज़ कर ले जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो, तो उनको प्लस पॉइंट मिलेगा, जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनको माइनस पॉइंट मिलेगा। Okay. तो इस टाइप की एक ग्रेडिंग सिस्टम हो गई। और इंडस्ट्रीज के लिए किया गया कि अगर आप को जितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके लिए निर्धारित है, अगर उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे। Okay. जिसके पास कार्बन क्रेडिट पॉजिटिव में होंगे। अगर कोई किसान 1000 पौधा लगाया और उसके पास 100 कार्बन क्रेडिट है तो आप उनसे परचेस करेंगे, बदले में आप उसको पैसे देंगे। तो अब मैं अगर एक किसान हूँ, मैं पेड़ लगा रहा हूँ जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, तो मेरी जो कार्बन क्रेडिट होगी पॉजिटिव साइड में होगी। और कोई इंडस्ट्री जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है जिससे वायुमंडल हो रहा है, उसको अपनी स्कोर मेंटेन करने के लिए मुझसे परचेस करना होगा, बदले में मुझे पैसा देगा। तो पेड़ लगाने के मुझे पैसे मिल रहे हैं, प्लस उस पेड़ से जो मेरी इनकम होंगी वो मेरे लिए एक अलग इनकम है। तो सोच बहुत अच्छी रही है। बट मैंने पहले ही कहा कि 99.99 पता नहीं कितने 9% लोगों को कार्बन क्रेडिट के बारे में पता ही नहीं है। सेकेंड चीज, इसके लिए जो पॉलिसीज बनी वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हुई। तो आज के डेट पे लोगों को नहीं पता है कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, उत्सर्जन क्या है उसका, अवशोषण क्या है, और ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। और मुझे लगता है कि इस पे एक कॉन्क्रीट पॉलिसी वर्ल्ड वाइड बननी चाहिए। हर देश को, हर राज्य को, हर गांव को, हर कस्बे को इस पे बेहतर काम करना चाहिए, सो दैट कि आने वाले समय में हमारा जो वायुमंडल है वो क्लीन हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम हो, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो, हर आदमी हेल्दी रहे। क्योंकि खाना ही जरूरी नहीं है, जो सांस ले रहे हैं वो भी साफ होना जरूरी है। बिल्कुल। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं दिल्ली की, हैदराबाद की, अब तो स्थिति ये हो गई है कि AQI 700 पार हो चुका है। इस सभी जगह का आलम है और तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि 3 चीज़ों पे काम होनी चाहिए: विष मुक्त भोजन, विष मुक्त पानी और विष मुक्त हवा। पानी पे भी बहुत बड़ा काम करना चाहिए। मैं हर साल गर्मियों में देखता हूँ बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि पानी की किल्लत हो रही, पानी की किल्लत हो रही, पानी की किल्लत हो रही है। सच्चाई बताऊँ, पानी की कहीं पे किल्लत नहीं, पीने योग्य पानी की किल्लत। करेक्ट।
है ना? जो पानी है, नालियों में भी जो पानी जाती है वो भी पानी है। बिल्कुल अगर उस पानी को भी मैं ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दूं तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल। तालाबों में जो पानी है वो भी पानी को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरत है कि हर नागरिक को इसके लिए साथ आना होगा और इस दिशा में काम करना होगा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अच्छा सर, जैसे हमारा AQI बढ़ता है तो सीधा सीधा जो उसका जो ठीकरा है वो फोड़ दिया जाता है फार्मर्स के ऊपर कि वो पराली दहन करते हैं और उसकी वजह से वो पोल्यूशन होता है। लेकिन पोल्यूशन एक मल्टी लेयर प्रॉब्लम है, सिर्फ किसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। बट फिर भी अगर ये बात आती है तो किसान के पास क्या ऐसी नॉलेज, क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए या ऐसी कोई टेक्निक होनी चाहिए जिससे वो एटलीस्ट ये पोल्यूशन वो कंट्रोल कर सकें? हम देखिए, घर का जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे कमज़ोर होता है, उसको सबकी डाँट सुननी पड़ती है। तो समाज में हमारे, मैंने पहले ही कहा ना कि किसानी को एक प्रोफ़ेशन लिया नहीं जाता, उसको एक कमज़ोर तबका समझा जाता है, तो सारे ठिकरा उस पे फोड़ दिया जाता है। फैक्ट ये है कि किसान के जो पराली है उसको करे क्या? आपके पास कोई सस्टेनेबल मॉडल है? मैं अभी आपका एक दोना पत्तल का इंडस्ट्री चल रही है, उस पे कुछ हद तक यूज़ होती है। उसको यूज़ करके आप जलाऊँ ईंधन के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रिसर्च चल रही हैं कि एथनॉल के रूप में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है क्या? आई डोंट नो कि कितना वो भी सक्सेस हुआ है। बट मुझे लगता है कि अगर आप सॉल्यूशन पे बात करेंगे और अगर आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, बहुत ही होनहार हैं और पराली के बहुत सारे ऐसे वो प्रयोग निकाल सकते हैं। तो शायद किसानों को पराली बेचकर एक इनकम हो सकता है, और जिस दिन उसको इससे इनकम आना चालू हो जाएगा, तो मुझे लगता है हमारे देश का किसान पराली जलाएगा नहीं। ज़रूरत है कि उसको एक वे दीजिए, एक बिज़नेस दीजिए जहाँ से वो इनकम जनरेट हो, तो ये समस्याएँ बहुत हद तक कम हो सकती हैं। हम्म। आपने जैसे अभी इथेनॉल की बात करी, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है जिसे हम E20 फ्यूल कहते हैं। जी। तो क्या ये जो E20 फ्यूल है ये बोला जाता है कि भाई किसान को तो इससे फायदा होगा, गवर्नमेंट बोलती है कि फायदा होगा, लेकिन इंजीनियर्स कहते हैं कि ये व्हीकल्स पे लोड डालता है। देखिए, मैं तो सच्चाई क्या है? 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि पहले E20 समझिए कि क्या है। इथेनॉल एक ईंधन का ही प्रकार है, और जो हम पेट्रोल आज की डेट पे कहीं न कहीं गल्फ कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद हमारे देश में चल रही है। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उससे पॉल्यूशन हो रहा है, ये हर कोई एग्री करता है। और उस पॉल्यूशन से जो शिकार हो रहे हैं, जो हम आज कई अनक्योरेबल डिजीज़ के जो शिकार हो रहे हैं, और हॉस्पिटल में जो हम पैसा दे रहे हैं, तो इंसान को सबसे पहले समझना चाहिए कि अगर एथनॉल मिलाने से पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो एक्सपेंसेस हैं हॉस्पिटल्स के, वो रिड्यूस होंगे। तो हर आदमी को इसके लिए पहले तो तैयार होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ये जागरूकता फैलानी चाहिए, और हर इंसान को, हमको, आपको, जब भी ग्रुप डिस्कशंस होती है इस पे हमको बताना चाहिए, समाज में एक अवेयरनेस आना चाहिए कि वो आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गाड़ियों पे जो लोड पड़ रही है, एक्चुअली होता है क्या है, 20% एथनॉल और 80% अगर अपन पेट्रोल मिला दें, जब E20 फ्यूल को यूज़ करिएगा, तो जो BS4 इंजन, BS6 इंजन है, इसके जो रबर पार्ट्स हैं ये थोड़े से जल्दी खराब होंगे, और जो माइलेज की वो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। ये ओके फैक्ट है, ओके ये फैक्ट है फॉर ए टाइमिंग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ी सी आपको माइलेज कम मिलेगी, लेकिन जो पॉल्यूशन रुकेगा, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पूरे सोसाइटी को मिलेगी। आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कम होंगे, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होगा, आपके बच्चे जो आज की डेट पे इससे पीड़ित होने रहे हैं, आने वाले समय में जो आपकी एवरेज एज कम हो रही है वो भी कम होगी। और जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगी, तो जो नए इंजन्स आएंगे, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम इस पे काम कर रही है, वो ऐसी वो लाएगी जो E20 फ्यूल्स के लिए भी एक अच्छा माइलेज देंगी।
सस्टेनेबल हाँ। होंगी। दूसरी चीज़ कि एथनॉल का भी जो सोर्स मुझे पता है वो मक्का और गन्ना है। शुगर केन? शुगर केन। तो मेज़ और शुगर केन के जो ग्रोवर्स हैं, उनके पास एक और इंडस्ट्री मिल जाएगी, पैरेलल इंडस्ट्री। अभी मैं यहाँ पे था तो हमारे एक सर हैं, कमलेश कुंदन सर, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ही लुक बियॉन्ड ऑब्वियस। ओके। तो मैं उनके साथ बैठा था, यहाँ पे एक सज्जन है जो इथेनॉल के प्लांट छत्तीसगढ़ में डाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मेज़ ग्रोवर हैं या जो कवर्धा साइड के जो शुगर केन के ग्रोवर हैं, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक पैरेलल इंडस्ट्री मिलेगी। तो बट ओबियस है कि जब कंपटीशन होती है तो कंपटीशन में फार्मर को एक बेटर प्राइस मिलता। तो इसमें फार्मर को एक शायद विनिंग सिचुएशन पे फार्मर हमारा होगा। ये सर, जैसे अभी बात करी हमने कि इनके सोर्सेज होते हैं मेज, व्हीट और शुगर केन। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है शुगर केन से मिल रहा है एथेनॉल का, अभी तक वो मॉडल सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन शुगर केन के साथ में एक प्रॉब्लम और ये आती है कि वो पानी बहुत लेता है और उसकी वजह से सॉइल में भी वाटर डिप्लीशन हो रहा है। तो ऐसे और कौन से क्रॉप्स या रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर। मैम देखिए, पहले ये कहना कि शुगर केन पानी ज़्यादा लेता है, ठीक है। लेकिन ये कहना है कि वाटर लेवल स्कार्सिटी जो हो रही है और ड्यू टू शुगर केन हो रही है, ऐसा नहीं। आपको इसके लिए सॉइल के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारी मिट्टी की संरचना हजारों साल पहले हुई थी और उस समय इसमें दो चीजें देखी जाती है, वो था कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। एक स्वस्थ मिट्टी के अंदर कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो 20 से 30 रेशियो 1 होना चाहिए, है ना। करेक्ट। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा मिट्टी में 0.5% होनी चाहिए। लेकिन 1965 में जब हमारे देश में अकाल पड़ा, उसके बाद जब से हमारे देश में ग्रीन रेजुलेशन आई, हमने यूरिया, डीएपी, पोटास का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जब हम यूरिया का प्रयोग अपने मिट्टी में करने लगे, तो इसमें क्या होता है, यूरिया के एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर लीच होता है, मिट्टी के अंदर लीच होता है। जब मिट्टी के अंदर लीच होता है यूरिया या डीएपी, जो डाई अमोनिया फॉस्फेट कहते हैं, जब इसको देते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर एक जगह पे पड़ा रहता है। अब जब नाइट्रोजन का रेशियो बढ़ता है और कार्बन का रेशियो रिड्यूस होता है, या डीएपी जो पड़ा रहता है जिससे अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो अमोनिया गैस क्या करता है, जहाँ पे भी अमोनिया होता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। जैसे आप फ्रीज के अंदर कोई चीज़ रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो सड़े ना। तो सड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता। बाहर क्यों सड़ता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन होता है। जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ लिविंग जो ऑर्गन्स होंगे वो रहेंगे और उसको खराब करेंगे, लेकिन फ्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता। आप मिट्टी के अंदर जब डीएपी डालते हैं, जब अमोनिया गैस आती है, नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ती है, तो वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से मर जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी से मर जाते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गन्स के मूवमेंट से जो सॉइल के अंदर फ्लोरा बनता था वो खत्म हो जाती है और मिट्टी हो जाती है हार्ड, और पानी चली जाती है नीचे। अब पानी चूंकि नीचे चली गई, तो प्रकृति का एक नियम है कि सूरज का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी का पानी वेपराइज होकर बादल का निर्माण करता है, तब जाकर पानी होती है। जी। अब चूंकि पानी नीचे चली गई तो उसको वेपराइज करने के लिए हीट को भी बढ़ना होगा, तो हीट की समस्या से हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब इतना पानी नीचे चला गया कि पूरी तरीके से वेपराइज नहीं हो पा रही, पूरी तरीके से वेपराइज नहीं हो पा रही, तो बादलों का निर्माण भी कम हो रहा है। कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन पे बात करना होगा। ये कह देना कि शुगर केन की वजह से ऐसा हो रहा है, अल्टरनेट्स बहुत सारे हैं और आ रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये इस पे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो अच्छी चीज़ें आ रही उसको हम एक्सेप्ट करना सीखें और जो चैलेंजेस हैं उनको मिलकर फाइट करें उसके अगेंस्ट, और उसके लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। बिल्कुल। अभी हमने जैसे बात करी कि नाइट्रोजन, कार्बन, इनका जो मापदंड है, जो मेजरमेंट हमारे सॉइल में है, वो बिगड़ चुका है, उसका संतुलन जो है। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो हमें आज के डेट में बोला जाता है कि वो ऑर्गेनिक फार्म से आया हुआ है। तो क्या वो हमारे लिए उतना ही हेल्दी है अभी भी? देखिए मैम, ये चीज़ें करना, पहली चीज़ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत सारा चीज़ें मैंने सुना। मैं पहले ही कहा है कि जो चीज़ें आप कहते हैं ना उसके अंदर आप बायस नहीं होना चाहिए। मैं हर आदमी से कहता हूँ कि मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें खाना है, हर कोई कहता है कि मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें खाना।
क्या हमारा समाज ऑर्गेनिक चीज़ों को पे करने के लिए तैयार है? आप 20 रुपए का 1 लीटर का पानी का बॉटल लेके पीती हैं, लेकिन वही 1 केजी गेहूँ उगाने के लिए 3 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी कीमत बाज़ार मूल्य के अनुसार भी मैं जोड़ूँ तो 60 रुपए होती है। क्या आप 60 रुपए केजी गेहूँ खरीदने के लिए तैयार हैं? आप किसान को कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करो। मैं भी मानता हूँ ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए, विषमुक्त खेती होना चाहिए, लेकिन कोई भी किसान शौक से जर्म वाली खेती नहीं कर रहा है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि आप उसको पे करने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो समाज को चाहिए कि पे करना हो। हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के बड़े-बड़े होटल्स में जाते हैं। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ मैम, लेकिन मुझे पेन होता है टू बीइंग ए फार्मर। मेरे पापा फार्मर है, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे दर्द होता है, मैंने उस दर्द को महसूस किया है। और मैंने देखा है कि बड़े-बड़े घर के लोग जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं अपनी गाड़ियों से, अपने घर में एसी से पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो रोड किनारे खड़े होकर स्ट्रीट पे जो बैठे हुए छोटे-छोटे वेजिटेबल के वेंडर्स होते हैं, उनसे 2 रुपए 4 रुपए लेके बार्गेन करते हैं, और वही लोग स्टारबक्स में जाकर 500 रुपए की कॉफ़ी पीते हैं और कहते हैं देश में महँगाई बढ़ गई है, देश में आज की डेट पे ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं चलेगी। आपको पहले जानना होगा। आपको अगर किसी किसान का पेन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप व्यस्त होंगे अपने जीवन में, बहुत व्यस्त होंगे, और आपको होना भी चाहिए। लेकिन कृपा करके इस देश के निर्माण के लिए साल में ही सही एक दिन का समय सब परिवार निकालिए, किसी भी किसान के खेत पर जाइए, उसके खेत पर मेड़ पे बैठिए, उसके साथ होके एक रोटी खाइए, और उसको ये एहसास दिलाइए कि देश का 140 करोड़ लोग उस 12 करोड़ किसान के साथ खड़े हैं, जो धरती का सीना चीर कर अपने जीवन की हर चीजों को सेक्रीफाई कर कर हमारे 2 वक्त का निवाला के लिए दिन रात मेहनत कर। एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं, इतना ही अप्रिसिएट तो कर सकते हैं। आप 60 रुपए का पानी, बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, खाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 किलो गेहूँ उगाने के लिए 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी कीमत 60 रुपए होती है, और मुझे गेहूँ चाहिए 20 रुपए, और फिर हम कहते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक दो। और फिर हम प्रोडक्टिविटी भी कंपेयर करते हैं बाकी तो इंटरनेशनल मेरा लेवल कहने पे। का मतलब है, जब आप बात कर रहे हैं तो आप पेन पॉइंट को पहले समझें, सॉल्यूशन करें। आपको ऑर्गेनिक 110% मिलेगा। जिस तरीके से आपके यहाँ आप शहर में मॉल होते हैं ना, सुपरमार्ट होते हैं ना, गांव में भी खेती का सुपरमार्ट मॉल खुल सकता है। लेकिन आप आए तो सही हमारे खेत पे। जिस दिन मुझे लगेगा कि आपको जो देना है आप उसको लेने के लिए तत्पर हैं, तो हम आपके लिए उगाने को तत्पर हैं। बिल्कुल। इसी से मेरा एक सवाल और बनता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर कृषक जो हैं वो ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हम प्रोडक्टिविटी पे बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन आज के समय में जापान, वियतनाम जैसी कंट्रीज से काफ़ी कम है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला चीज़ तो मैं बताऊँ, मेरा देश कृषि प्रधान था। जब हमारे देश की जनसंख्या 1951 में पहली बार हुई, जब देश की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ की थी, और देश का 72% लोग खेती का काम करते थे, उस समय हमारा देश भी कृषि प्रधान था। उस दिन हमारे देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 52% था। आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। देश में मात्र 22.6% लोग खेती का काम कर रहे हैं। पर डे 2500 लोग खेती का काम छोड़ रहे हैं। मात्र 22.6% लोग खेती का काम करते हैं, 2500 लोग खेती का काम छोड़ रहे हैं। 72% किसान आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। जिस देश का क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि हर आधे घंटे में एक किसान सुसाइड कर रहा है, और वो एक किसान कौन? अगर मैं एक किसान हूँ, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे अगर सुसाइड करते हैं, सरकारी आंकड़ा उसको एक मानता है। मैं यहाँ कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं देश लोगों से आह्वान करता हूँ कि आंकड़ों को देखो आप पहले जाके इनको। आज हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 12% है,
और हमारे देश की इन्फ्लेशन रेट कितनी है चेक करिए, महंगाई दर कितनी है, और फिर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम महंगाई को कम कर देंगे। अरे आज एक आम आदमी जो अपने जीवन का जो भी पैसा कमाता है 70% वो डेली हाउस होल्ड में खर्च करता है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें कृषि से आती हैं। लेकिन हमारे देश में कृषि को लेकर जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप जिन देशों के नाम लेते हैं वहाँ पे धान के खेत के साथ, थाईलैंड में चले जाइए, इंडोनेशिया में चले जाइए, धान के खेत के साथ वहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है जी। डोल बेनिफिट के लिए। जापान जहाँ वो कह रहे हैं, उस देश में आप पता कीजिए कि वहाँ के वीआईपीज कौन है, वहाँ के हीरोज कौन है। आप जिस रशिया की बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं, आप वहाँ देखिए, आप जब इन चीज़ों को एनालिसिस करिएगा और जब आप लोगों को प्रायोरिटी देने लगिएगा, जब आप अपने नीड्स को समझिएगा, जब आप डेफिनेटली आपके जो स्टेप्स होंगे ना वो नेशन को विश्वगुरु बनाने के दिशा में होंगे। और ये एक बातें नहीं है, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ठंड है तो मैंने ब्लेजर पहन लिया, अदरवाइज मैं तो अमूमन नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स में ही देता हूँ। आप अपनी पॉडकास्ट में चेक कीजिएगा, शायद हजारों लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं किताबी बातें कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मैं काम कर रहा हूँ किसके लिए, किसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक पेन पॉइंट होगा, शायद मैंने नीड्स को समझा होगा। और हाँ, ये कोई मैं नोबल जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूँ, मैं बिल्कुल व्यापारी आदमी हूँ, मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ, मैं इससे पैसे बनाता हूँ। क्योंकि जब तक मैं खुद ही व्यापारी नहीं बनूंगा, मेरा किसान क्या खाक व्यापारी बनेगा? मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगा तो मेरा किसान कहाँ एंटरप्रेन्योर बन पाएगा? मैं सिखा कहाँ पाऊंगा? जो मेरे पास होगा वही तो दूंगा। तो आज हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कृषि प्रधान था और वापस अगर आना है, इंडस्ट्री जरूरी है, लेकिन विकास की सूरत में, विनाश की सूरत में। आप खेतों को अगर उद्योग बना दोगे, इंडस्ट्रीज वहां लगा दोगे, तो खाओगे क्या? वैसे भी जो पूरे विश्व में जितना जमीन है उसका 10% हिस्से पे ही खेती हो सकती है, और जितना पूरे विश्व में पानी है मात्र 3% ही पानी का इस्तेमाल खेती में किया जा सकता है। हर दिन प्रतिदिन कम हो रही है। आंकड़े कहते हैं कि 2050 तक जो हम फार्मलैंड हैं, जो खेती योग्य जमीन है, वो आधी हो जाएंगी और देश की जनसंख्या दुगनी। ये आंकड़े कह रहे हैं, तो मैं नहीं फिर कह रहा हूँ। बाकी देशों ने कैसे अपना प्रोडक्शन इतना हाई कर लिया है? देखिए, टेक्नोलॉजी आ रही है। आज हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पॉली हाउस के बारे में बात की। ये इजरायली टेक्निक है जो इंडिया के अंदर आई। आप हाइड्रोफोनिक का नाम सुन रहे होंगे, आप एरोफोनिक का नाम सुन रही होगी। अभी हमारे देश के अंदर कई ऐसे जेनेटिक्स पे काम हो रही हैं कि कम खाने में भी 100 ग्राम में भी आपको उतने न्यूट्रिएंट मिल पाए, इस दिशा में भी काम हो रही है। बहुत सारे देश इस पे काम कर रहे हैं, सतत प्रयास चल रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड भी बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। मेरे जैसे साथ हजारों लोगों को मैं जानता हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं। तो देश इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि जब तक इस देश का किसान जिंदा, 12 करोड़ हैं। ये गुरु नानक की जैन धरती है, जहाँ कहा गया है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो हमारे यहाँ का एक किसान जो है ना, वो कम से कम 20 लोगों के बराबर तो होगा। तो नो नीड टू वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम हमारी बुढ़ापा तक तो ऐसा नहीं होना है। आने वाला समय के लिए नहीं कहता, देश बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन गुंजाइश संभावनाएं बहुत हैं, हमें शायद और अच्छा करने की जरूरत है। क्या हमारा फार्मर एआई रेडी है? और मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आज के दौर पे जहाँ पे लोग सब एआई के पीछे भाग रहे हैं, बहुत जल्द बहुत सारे लोग बेकार हो जाएंगे। और स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर, वकील, मेरे को तो सबसे ज़्यादा ही लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ा खतरा। चैलेंज है। हाँ, लेकिन दूसरे तरफ एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद एग्रीकल्चर उस दिन एक स्कोप बचा रहेगा जिसमें लोग शायद अपनी बेटर ब्रेड एंड बटर के लिए काम बिल्कुल। कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि एआई तो है एग्रीकल्चर के लिए और होना भी चाहिए एआई,
बट अपने को समझना होगा कि क्या हमारे फार्मर एआई लेवल पे पहुंचा है। तो आज की डेट पे अगेन वही मैंने कहा 98% पर्सन को पता ही है, बताइए 2% लोग हैं जो शायद एआई यूज करने के काबिल हैं और कर सकते हैं। लेकिन मास जो है 98% उनके लिए एआई क्या कैपेबल है और क्या उनको हम ये बात समझा सकते हैं। उससे पहले हमें किसानों को ये समझाना होगा कि एक प्लांट का फंक्शन क्या होता है। जैसे किसी पौधे में जो पानी है, हमें पता होना चाहिए कि किसी पौधे को पानी कब देना है, कितना देना है, पौधे को कौन सी फर्टिलाइजर देना है, कितना देना है और कब देना है। आज के 10 दिन बाद पौधे में कौन सा डिजीज या इंसेक्ट का प्रेशर आएगा और उसके लिए मुझे प्रिवेंटिव मेजर्स में कौन से स्टेप्स लेने, ये सारी चीज़ें एआई टूल्स के माध्यम से हैं। लेकिन हमारे किसानों को इसके लिए समझना होगा कि जानना होगा कि स्टोमेटा क्या होता है, जिसको हिंदी में पर्णछिद्र कहते हैं। उनको ये जानना होगा कि किस तरीके से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और किस तरीके से वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये फंक्शन आज भी हमारे देश के किसानों को जो बेसिक फंक्शन होती है, ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो जरूरी है भी किसानों को सबसे पहले बेसिक्स की ट्रेनिंग मिले। एआई तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। हमारे यहाँ किसानों को अभी भी नहीं पता है कि पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम खरीफ में रुपाई करेंगे तो सनलाइट रेडिएशन उसमें प्रॉपर पड़ेगा, सूरज के प्रकाश प्रॉपर आने की वजह से 2-3 कुंटल उनका यील्ड बढ़ सकता है। उनको ये भी नहीं पता है कि क्रॉप जब लगा रहे हैं अगर कुछ दूरों पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें तो पता चला कि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी, क्योंकि किसी भी पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए हवा, पानी और सूरज के प्रकाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बेसिक्स है। तो ये चीज़ें कैसे मैक्सिमम पौधे को मिल सके ताकि पौधा अपना प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को प्रॉपर करके हाई यील्ड को प्रोड्यूस करें। तो ये सब चीज़ें अभी हमारे यहाँ मेरे को मतलब लगता है बहुत सारे गैप बहुत बड़ा गैप है। पहले तो ये स्टेप्स हैं और एआई आ चुकी है, इंडिया के अंदर यूज़ हो रही है और यूज़ भी करना चाहिए। बट ये एडवांस फार्मर्स के लिए अभी सोफा आने वाले समय में जब ये प्रॉपर वे में होगा तो मुझे लगता है कि सारे लोगों के लिए होगा और सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। पर अभी के लिए हम ये मान के चले कि ये बहुत बड़ा गैप है। अवेयरनेस का बहुत बड़ा गैप है, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा गैप है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एग्रोनॉमी। जैसे हमने बात करी कि फार्मर सुसाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए, तो क्या जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास खेत है, जो मिट्टी से जुड़े हैं, आज के डेट में फार्मर्स के ही बच्चे फार्मिंग नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इस एंगल पे, इस नज़रिए पे बात करके देखें कि जो यूथ हैं, जिनके पास लैंड है, क्या वो यूथ अगर फार्मिंग में उतरे तो हमारा देश ग्रोथ अच्छा कर सकता है? मैम अगेन मैं कहूँ ना, ये मिथ है कि यूथ खेती नहीं करना चाहता। आज हमारे यहाँ युवा ही सबसे ज़्यादा खेती करना चाह रहे हैं, बल्कि जो किसान है ना वो अपने बेटे को इस तरफ लाना नहीं चाह रहे। मैं रोज आर्टिकल लेकिन देखता हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खेती में सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट प्रेशर आज बहुत ज़्यादा है। आधे से अधिक लोग जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैं पीसफुली शायद कॉर्पोरेट से ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो युवा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, बहुत आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें जितने भी युवा है ना वही शायद इस पॉडकास्ट को लाइक भी करेंगे और वो जानना चाहेंगे कि कैसे। मेरी कई पॉडकास्ट हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे 1 एकड़ में आप 10 लाख 12 लाख की इनकम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो युवा आ रहे हैं यहाँ पे और ये बहुत बड़ा फील्ड है और मैं आह्वान भी करूंगा युवाओं से कि आप आएँ और आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चैलेंज जो बैरियर्स हैं हमारे यहाँ फार्मर के सुसाइड का, तो मैं सबसे पहला चीज़ें मैंने कहा ना कि उनको मोरल सपोर्ट नहीं। कोई भी आदमी टूटता तभी जो उसको मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बैंक से उसको फिनेंशियल असिस्ट नहीं करेंगी, उनका नुकसान मौसम की वजह से हो जाएगा, उनको बीमा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें टूटता है। मैं किसानों से कहता हूँ, मैं सरकार से भी कहता हूँ, मैं समाज से भी कहता हूँ कि जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन आप बनाए, एफपीओ जो बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इसका क्रियान्वयन सही तरीके से करें। अगर 50 किसान मिल जाएं, अब मेरा मान लीजिए 2.5 एकड़ का खेत है,
तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा कि मैं क्या लगाऊं जिसमें मुझे बेटर रिटर्निंग मिले। और हो सकता है कि मुझे बेटर रिटर्निंग मिल भी गया तो मेरे गांव के 25 लोग और हैं जो खेती कर रहे हैं, साथ उनको बेटर रिटर्निंग ना मिले, तो मैं सुसाइड नहीं करूंगा, तो सुसाइड कर लेंगे, अगले साल मेरी बारी होगी। लेकिन अगर अब एक गांव में 100 लोग हैं और 100 लोगों के पास 2.5 एकड़ का रकबा है, 250 एकड़ होती है, अगर हम 250 एकड़ किसान आपस में मिलकर ये निर्णय लें कि 10 एकड़ में हम गन्ना बोएंगे, 10 एकड़ में हम राइस लगाएंगे, 10 एकड़ में हम सब्जी लगाएंगे, 10 एकड़ में हम मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। अगर ऐसे करके हमने 25 चीज़ों का ट्रांसप्लांटिंग किया है तो हो सकता है कि 10 चीज़ों में मुझे रेट ना मिले, लेकिन 15 चीज़ों में बेटर रिजल्ट ये रेट मिलेगा। और एंड ऑफ द जो डे जो हमारी प्रॉफिट और लॉस है, अगर उसको इक्वली हम, हमारा जो भी फार्म लैंड है उसके अकॉर्डिंग इक्वली अगर हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो सारे लोग विन विन सिचुएशंस पे होंगे। सारे लोगों को मोरल सपोर्ट मिलेगा। सबको ये लगेगा कि इस पे उगने वाला खेती मेरे अकेले का नहीं, पूरे 100 लोगों का है। ये विन विन सिचुएशन कहलाता है। आपको याद होगा दुनिया में जब इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी तो कॉरपोरेशन से हुई थी। दिस इज द परफेक्ट मॉडल ऑफ कॉरपोरेशन। और कहीं ना कहीं हमको सहकारिता की तरफ जाना होगा। ये सहकारिता का भी बेस्ट मॉडल है, और ये ना केवल एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, डेयरी में, हर चीज़ों में इसको करके और शायद एक अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीदें कर सकते हैं। इसका सही क्रियान्वयन जरूरी है। और जब लोगों के पास पैसा होगा, शेयर होल्डिंग्स होंगी, आप कभी भी आप कहीं पे भी एफपीओ का उदाहरण देख लीजिए, भारत में बहुत सारे हैं, किसान हैं, ससाद्री हैं, ऐसे बहुत सारे एफपीओ हैं। मैं हमारे यहाँ मैनपाट करके एक जगह है जहाँ पे लोग तिब्बत से लोग आए हैं, उनका बहुत पुराना एफपीओ है, बहुत सस्टेनेबल मॉडल में काम कर रहा है। उनको किसी इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। वो अपने प्रॉफिट से एक छोटा छोटा अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी से वो सीड परचेज करते हैं, उसी से पेस्टिसाइड परचेज करते हैं, उसी से वो अपने जो एफपीओ के मेंबर्स हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं, और एंड ऑफ द डे सब विन विन सिचुएशंस में हैं। वेरी नाइस। तो ऐसी ये चीज़ें की जा सकती है, और इसके लिए सरकार की जरूरत नहीं है। इसके लिए गांव के लोग आपस में मिलके भी, सेम सोच के लोग मिलके भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते ऐसे क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे फार्मर की इनकम डबल हो सकती है? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या योजनाएं हैं, या ऐसे कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे वो अपनी इनकम बहुत अच्छी कर सकते हैं? हैं। देखिए मैम, बहुत सारी जगहों पे हर जियो क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्रॉप का सिलेक्शन सबसे पहला। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ बस्तर की, तो बस्तर के एरिया में आप जाएंगे, कांकेर ओंकेर के एरिया में, तो आप यहाँ पे देखें कि कस्टर्ड एप्पल का बहुत बड़ा मार्केट, बहुत सस्ता से उगता है। अगर वहाँ पे नॉनी फ्रूट्स की कल्टीवेशंस कराएंगे, क्योंकि नॉनी मेडिसिन में भी यूज़ होता है, नॉनी एज ए फ्रूट्स भी यूज़ होता है, तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। बस्तर के एरिया जो है उसकी जियो क्लाइमेटिक कंडीशन को देखें, वहाँ पे अगर मेडिसिनल फार्मिंग प्लांट्स की अगर वो करें, फार्मिंग करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा सूटेबल है। मैं बात करूँ जसपुर एरिया की, जसपुर एरिया में बहुत आसानी से लीची होती है। इंस्टेड ऑफ लीची अगर वहाँ लौंगान की खेती किया जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा हो। वहाँ पे अ, अगर मैं इसकी बात करूं मेडिसिनल प्लांट के, वहाँ लाल मिट्टी है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे आप सफ़ेद मूंगफली की खेती कर सकते हैं, अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपको सब्जी की खेती करो तो सिर्फ सब्जी की खेती मत करो, सीरियल क्रॉप करो तो सिर्फ, आप अपने टोटल फार्म लैंड को अलग अलग भागों में बांटो और समावेशित खेती करें आप। वॉरेन बफेट का एक डायलॉग है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि वो गिरेगा तो टूट जाएगा, सारे बर्बाद हो जाएंगे। क्या करो, अलग अलग जगह रखो। तो किसानी में भी ये चीज़ें हैं, वो का समावेश करें। कुछ भागों में आप सब्जी की खेती करें, कुछ भागों में मेडिसिनल प्लांट की खेती करें, और इनके साथ साथ आप फ्रूट फार्मिंग को करें। तो ऐसे मॉडल्स को जब आप समावेशित खेती के माध्यम से जब आप अपनाते हैं, एफपीओ मॉडल, सहकारिता का मॉडल में अपनाते हैं, मुझे लगता है कि इनकम को न केवल दोगुना बल्कि उससे कई, आप कई एक्स लगा सकते हैं, 2x 3x।
व्हाटएवर इफ यू वांट, कैसा आपका प्लान है, कैसा मार्केट इंटेलिजेंस आपके पास, क्योंकि मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग जब आप ग्रो करेंगे, क्योंकि आप जब ये करेंगे तो मार्केट का इनपुट भी लेंगे कि क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में है, क्या चीज़ें सूट कर रही है। जब आप रिसर्च ओरिएंटेड कोई चीज़ों का कल्टीवेशन करेंगे तो मल्टीपल एक्स आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हर रीजन का अपना क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। पैन इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र का क्लाइमेट अलग है, हमारे साउथ इंडिया का क्लाइमेट अलग है, ईस्ट इंडिया का क्लाइमेट अलग है, हमारे सेंट्रल इंडिया का क्लाइमेट अलग है। और यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे यहाँ भी वेरिएशन बहुत है। बस्तर का क्लाइमेट अलग है, सरगुजा का क्लाइमेट अलग है, और जिस रीजन में अभी हम बैठे हैं यहाँ का क्लाइमेट अलग है। यहाँ के हिसाब से आप कैसे कैसे क्रॉप सोचते हैं कि फार्मर्स को करना चाहिए जिससे वो यील्ड काफ़ी अच्छा मिल सके? देखिए, अगर आप रायपुर की बात करेंगे तो ऑफ सीजनल मैंगो की खेती यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है। अब उसमें वेराइटीज़ आती हैं, जैसे स्वीट कार्डेमन मैंगो है। तो स्वीट कार्डेमन मैंगो या बारी 11 मैंगो, बारी 13 मैंगो, ये मैंगो साल में 3 बार 2 बार फल देती है। तो ऑफ सीजन में अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर में भी यहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। तो अगर जुलाई अगस्त में जब यहाँ पे फ्लावर इनिशिएट होगी तो फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा ड्यू टू टेम्परेचर, ओके। क्योंकि मैंगो का जो फ्लावर्स होती हैं वो ग्रो होती हैं हॉट वेदर में। यहाँ पे वो बहुत सक्सेस होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिग की, अंजीर की, तो अंजीर की बहुत संभावनाएं अच्छी हैं। ड्रैगन तो कहीं पे भी हो सकती है। हॉट वेदर पे आज की डेट पे एवाकाडो है, हैज़ एवाकाडो है जो ट्रॉपिकल वैरायटी, वो यहाँ सक्सेस हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एप्पल्स की जो ट्रॉपिकल वैरायटीज़ हैं वो यहाँ सक्सेस हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिसमें आप पॉली हाउस का निर्माण कर लें और कंट्रोल इन्वायरमेंट में भी कल्टीवेशन की जा सकती है। उसके लिए भारत सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। तो आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है जो आपके करने की इच्छा है, यहाँ पे पॉली हाउस के अंदर आप रोज़ का, जरबेरा का, ऑर्किड का, कार्नेशन का कल्टीवेशन करके अपनी इनकम ग्रो कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है तो अपने घर के छत पे आप हाइड्रोपोनिक का सेटअप करके भी अपने एक इनकम कर सकती हैं। कुछ नहीं है, आपके पास एक 10 बाई 10 का कमरा है तो वहाँ पे राइपनिंग चेम्बर की स्थापना करके आप कॉर्डिसेप मशरूम या बटर मशरूम की खेती करके या सैफरॉन कल्टीवेशन करके भी आप इनकम कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहूँ कि एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है कि आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहें वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरत है सही ट्रेनिंग का, सही गाइडेंस का, और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का। मेरा अगला सवाल आता है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ हम खुद भी जानते हैं बहुत सारे ग्रेन के हमारे पास में वैरायटीज़ हैं। जवा फूल है, गोविंद भोग है, बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर चलती हैं। क्या ये भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही ग्रो होती हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं पे जो किसी चीज़ का एरोमा है या किसी चीज़ का जो टेस्ट है वो उसके जियो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डेफिनेटली होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी वैरायटी हैं, जैसे मैं सरगुजा की बात करूँ तो जीरा फूल, जीरा फूल, जी। जीरा फूल वहाँ का जीआई टैगिंग मिला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो ऐसी चीज़ें हैं उनको पहले तो संरक्षित करें, उनकी जीआई टैगिंग लें और उनकी डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट पे उसकी मार्केटिंग की जाए। दूसरी चीज़ कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है लेकिन पूरी छत्तीसगढ़ नहीं, सिर्फ पार्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आप कह सकती हैं। अगर नॉर्दर्न पार्ट में जाइएगा तो नॉर्दर्न पार्ट क्या है, वो कहीं ना कहीं रेनफेड एरिया है, बरसात के पानी पे वहाँ पे आधारित खेती है, तो वो एरिया आपके फ्रूट फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। ओके। वैसे ही अगर आप बस्तर की बात कीजिएगा तो बस्तर का जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मिलेट मिशन के लिए आपकी परफेक्ट एक आइडियल जगह हो सकती है ना। तो आपको क्लासिफाइड करना होगा। धान का कटोरा कह देने से पूरे राज्य को आप धान का कटोरा मत बना दे। और धान पे बस एक राजनीति है, चूंकि इसलिए हो क्या रहा है कि अपलैंड में भी लोग धान लगा रहे हैं, डाउनलैंड में भी धान लगा रहे हैं। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि 10th फेल लड़के को भी आप सीए बनाना चाह रहे हो, और जो लड़का आईएएस की तैयारी लायक है उसको भी कह रहे हो कि सीए बन जाओ। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैंने अगेन कहा था कि आपको चीज़ों को डीप एनालिसिस करना होगा और अकॉर्डिंगली आप प्लान करके फिर उस तरीके की चीज़ें आप ग्रो करें, कल्टीवेट करें। अगर हम माइक्रो क्रॉप्स की बात करें, जैसे कि आपने अभी सैफ्रॉन कल्टीवेशन की बात करी,
और भी इस तरीके के माइक्रो क्रॉप्स ग्रो करने आजकल मार्केट में बहुत सैफरॉन देखिए अभी बहुत तेजी से एक चीज़ें हो है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोग्रीन। माइक्रोग्रीन कुछ नहीं है, कुछ मेडिसिनल और कुछ हर्ब्स हैं जो 2 से 4 पत्ते के जब होते हैं तो उसको कट करके एज अ सैलाड वगैरह लिया जाता है, हालांकि उसकी मात्रा बहुत कम होती है। खासकर ये कैंसर पीड़ित जो लोग होते हैं उनको देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट डाइट देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है तो जो कैंसर के बैक्टीरिया हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। माइक्रोग्रीन्स क्या करता है, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और कार्बोहाइड्रेट उसमें ना के बराबर हो जाता है। ये भी बहुत तेज़ी से मेट्रोज में या कैपिटल्स जो हैं उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी भी खेती आप उसमें कर सकती हैं। सैफरॉन तो एक पार्ट है। कॉर्डिसेप मशरूम क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर डेड सेल्स हैं उसको रिवाइव करने का काम करता है, तो उसकी भी वो कर सकते हैं। ऐसे तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि आप खेती कर सकते हैं, जिसके लिए लैंड की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से कमरे में भी ये चीज़ें करके अपनी इनकम को चालू कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में भारत एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोजीशन रखता है, तो ऐसे 5 कौन से आप क्रॉप या ग्रेन बता सकते हैं या प्रोडक्ट बता सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छे से इंडिया देखिए 5-10 के यहाँ तो हज़ारों चीज़ें हैं। आपको वैल्यू एडिशन करना होगा। जैसे मैं सिंपल पूछूं, आप गृहिणी हैं, आप बाज़ार में जाती होंगी, मिर्च खरीदती होंगी, तो मिर्च कैसे कैसे भी मिलता है, कैसे रुपए केजी मिलता है? सॉरी मैंने गलत सवाल पूछ दिया शायद, क्योंकि औरतें तो अमूमन धनिया और मिर्च सब्जी के साथ ही भी खाती हैं। यानी जस्ट जोकिंग। हार्डली 100 रुपए। 100 रुपए। ओके। और चिली फ्लेक्स कैसे मिलते हैं? चिली फ्लेक्स ज़्यादा काफ़ी महंगा मिलता काफ़ी है, महंगा। राइट? तो मैं कहता हूँ चिली फ्लेक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा, जिंजर पाउडर का बहुत बड़ा मार्केट है। गार्लिक पाउडर का बहुत बड़ा मार्केट है। इनको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करिए, केमिकली फ्री रखिए, ऑर्गेनिक है तो बहुत तेज़ी से आपको डिमांड आएगा, और इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जिसका बहुत बड़ा मार्केट है। अभी आप एक चीज़ देखी होंगी, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे गोभी हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा, अभी कुछ दिनों के बाद गोभी 2 रुपये 4 रुपये बिकेगा। उस समय आप उसको लें, कट करें, उसको डिहाइड्रेट कर दें। डिहाइड्रेट एक मशीन के थ्रू करिए, उसकी पानी निकाल दीजिए। आफ्टर 6 मंथ 10 मंथ जब कभी भी आप उसको पकाना होगा तो गर्म पानी के अंदर उसको डालिए, और जब आप उसको बना के खाइएगा तो सेम टेस्ट आपको गोभी का मिलेगा। सर टेस्ट तो सेम मिलेगा, लेकिन ऐसा क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम रहेगी? क्योंकि आप सिर्फ पानी निकाल रही हैं, उसको डिहाइड्रेट कर रही हैं, आप उसको सुखा नहीं रही हैं। सन ड्राई करिएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जब डिहाइड्रेटर में डालकर उसको डिहाइड्रेट करेंगे तो सेम मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब कभी फ्लाइट लेती हैं तो उसमें राजमा चावल या पोहा का आपको ऑप्शन दिया जाता है, और जब वो करती हैं तो ये एयर होस्टेस क्या करती हैं, एक पाउच को कट करती हैं, गर्म पानी के अंदर उसको डालती हैं और बोलती हैं 5 मिनट बाद मैम इसको खोल लें, और जब आप खोलती हैं तो वही टेस्ट, वही फ्रेगनेंस आपको मिलता है, बड़ा आप आसानी से खाती है। ये क्या होता है, वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको पैक किया गया है। सेम चीज़ें, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। आज की डेट में इंडिया की फॉरबिडन राइस की बहुत बड़ी मार्केट है। ब्लैक राइस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया के अंदर भी है और आप फॉरेन के अंदर भी है, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकती हैं। अचार एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जो घर में महिलाएं बनाती हैं उसको करके एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हर चीज़ें पॉसिबल। सर हमेशा एमएसपी को लेकर के बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ आपके अनुभव से कि एमएसपी एक किसान की इनकम को सस्टेनेबल कैसे, मतलब किस तरीके से इफेक्ट करती है सस्टेनेबिलिटी पे? देखिए एमएसपी बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन एमएसपी सिर्फ कह देने से नहीं होता, क्रियान्वयन भी जरूरी है। अगर आप किसी चीज़ की एमएसपी, अब जैसे देखिए आप हमारे यहाँ जो धान की एमएसपी जो है वो अलग है, दूसरे राज्य में अलग है, तीसरे राज्य में अलग है। कि ये होना चाहिए कि सभी जगह हो, चाहे वो गवर्नमेंट परचेस करे या बाहरी ट्रेडर परचेस करें, उसको इक्वल रेट दे। और मैंने पहले ही कहा था कि एमएसपी की इस विडंबना को जो दूर करने का एक ही तरीका है कि जो आप चीज़ों को खरीद रहे हैं और डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से फिर उसको जनता को दे रहे हैं, उसको ना करके डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में अगर आप दे रहे हैं तो शायद ये होगा। तीसरी चीज़ें हैं कि एमएसपी के साथ साथ आपको वेदर बेस्ड
आपको क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज लाना होगा सो दैट कि उनको एक सपोर्ट मिल पाए। एमएसपी तो अभी क्या क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी कोई है नहीं? क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं लेकिन बहुत सीमित हैं और वो वेदर बेस नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो इनके एजुकेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे आपके जैसा हेल्थ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जैसा सुगम नहीं है क्रॉप इंश्योरेंस। सो सुगम बनाने की ज़रूरत है। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन, जी। अगर आपको नायक फिल्म के जैसा सुपर पावर दिया जाए तो आप किसानों के लिए क्या चीज करना चाहेंगे? अ, बड़ा दुविधा की चीज़ें हैं क्योंकि 2 दिन पहले भी मुझसे किसी ने पूछा अच्छा। और मैं एक ही चीज़ों पे मानता हूँ कि किसी भी काम करने के लिए टू बीइंग ए लीडर यू डोंट नीड एनी मेडल। सो अगर मुझे करना है तो मुझे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट निस्वार्थ है कि मुझे फार्मर के लिए काम करना है तो मैं कुछ बनूँ या ना बनूँ मैं अपना काम सतत करता रहूँगा। जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था तो अकेला था। कुछ लोग आए मेरे साथ जुड़े, कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने साथ दिया, किसी ने साथ छोड़ा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक मुझे मेरे सपनों पे भरोसा है, मुझे अपने काबिलियत पे भरोसा है, मुझे जब तक मेरे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो मुझे सिखाने वाले लोग हैं मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है मेरा मुहिम चलता रहेगा। मुझे इसके लिए किसी भी चीज़ का अब मुझे बनने की ज़रूरत या मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया देगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं सहर्ष उसको स्वीकार करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्वर्सेशन के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक अवेकनिंग कॉल ही नहीं होगा, इसके साथ में हम कहेंगे कि ये वेकअप कॉल है। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया और मेरी भावनाओं को सुना क्योंकि जिस देश में हमारे किसानों को कोई नहीं सुनता, उनकी बात करने वालों को आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम काम ही इस डगर पर करते हैं, हमारा काम ही ये है। हमारी कंपनी का नाम है HLD और इसका पूरा नाम है हील लर्न एंड डेवलप। तो हम डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, इसी चीज़ पर बात करना जो स्वीकार करते हैं। लर्निंग का जो मेजर पोर्शन होता है अर्निंग होता है, तो मैं मानता हूँ कि इफ आई कांट लर्न वी कांट अर्न। सो बहुत अच्छा नाम है और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भारत का फार्मर एक अन्नदाता है, इकोनॉमी का इंजन है, कल्चर का गार्जियन है और नेचर का प्रोटेक्टर भी है। आज आपने जो इनसाइट्स दी उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। हमने आज बात करी AI से इको डेवलपमेंट तक, MSP से कार्बन क्रेडिट तक। ये सब मिलकर एक बात क्लियर करते हैं, फ्यूचर तब ब्राइट होगा जब हमारा किसान एम्पावर्ड होगा। तो मैं आप सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट बहुत शेयर करें और हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाएं। तो इसके साथ मैं और एक बात कहना चाहूँगी, किसान स्ट्रॉन्ग तो हमारा भारत स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।